दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आशीष के साथ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। डब्ल्यूएचओ के चीफ टेड्रोस अदनोम ने कहा है कि महामारी का अंत होने की उम्मीद अब दुनिया कर सकती है। यानी वैक्सीनेशन के लिए दुनिया तैयार हो रही है और साथ ही उन्होंने शक्तिशाली देशों को आगाह भी किया है कि वो गरीब और वंचित देशों को टीके की भगदड़ में कुचले नहीं, यानी जब टीका बने तो गरीब देशों तक भी पहुँचे। खैर, भारत देश के लिए खुशखबरी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि जो अपनी लोकल वैक्सीन है वो भी लगभग तैयार हो गई है। वहीं पर थोड़ी सी चिंता की बात हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को लेके हुई है, क्योंकि जो लोकल वैक्सीन डेवलप हो रही है स्वदेशी कोवैक्सीन, उसका टीका उन्होंने परीक्षण के दौर में लगवाया था, लेकिन वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो खैर, जो वैक्सीन देशवासियों के लिए आएगी वो पॉजिटिव नोट प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो हम उनकी बातों पर पूरा भरोसा करते हैं, वैक्सीन कारगर होगी। खैर, इसी दौरान जब डब्ल्यूएचओ के चीफ ने पूरी दुनिया को आश्वस्त किया है कि शायद बहुत जल्दी कोरोना से मुक्ति दुनिया वासियों को मिलेगी, तमाम तरह के और डेवलपमेंट दुनिया में इधर होते रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में। अमेरिका में भी आप देखिए कि एक पॉलिटिकल चेंज हुआ, जिस तरह से ट्रम्प की राजनीति पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही थी, और वहाँ पर जो बाइडन जिस तरह से इलेक्शन जीते हैं। देश अमेरिका में तो तमाम तरह की इस समय चर्चाएं चली रही हैं, पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेके दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में भी तमाम तरह के चुनाव हुए। कई जगह सत्ताएं बदलीं और कई जगह वही सत्ताएं वापस आईं। भारत में भी पॉलिटिकल बिहेवियर पे कुछ चर्चा करनी समीचीन प्रतीत होती है, क्योंकि इस कोरोना काल में जबकि सभी दल कयास लगा रहे थे कि कैसे पॉलिटिक्स की जाए, या कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, जो कि भारत में एक घनी आबादी का देश है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट्र है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट होंगे, बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने भारत देश में ये करके दिखाया कि सिर्फ विदेशी देश ही ऐसा नहीं कर सकते हैं, भारत भी जनसंख्या की बहुतायत के बावजूद भी अपने इलेक्शन को कोरोना काल में भी बेहतरी से कंडक्ट करा सकता है। बिहार में इलेक्शन कंडक्ट हुए, वो एक अलग चीज़ है। पर एक चीज़ जो सोचने पे मजबूर करती है, जो हमें इस एपिसोड को बनाने के लिए जिसने प्रेरित किया, वो हुआ कि आखिर देश में 2014 तक एक दूसरा पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा था। 2014 से मोदी के सत्ता में आने के बाद एक ट्रेंड, सियासत का ट्रेंड भारत में कुछ बदला है। अब 6 वर्ष हो गए हैं, वो ट्रेंड है क्या, अब वर्तमान ट्रेंड क्या है? तो हमने इसको कुछ इलेक्शन से जोड़ने की कोशिश की। बिहार का इलेक्शन है, और इसके बाद यूपी में भी कुछ बाई इलेक्शन हुए बिहार के इलेक्शन के साथ ही। हैदराबाद का नगर निगम का इलेक्शन, बहुत ही चर्चित इलेक्शन इस समय देश में है, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चर्चा उसकी है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी उसकी चर्चा कर रहे हैं, तमाम आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। बंगाल में आने वाला चुनाव है। इन 4-5 इलेक्शंस जो हो चुके हैं या होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, फरवरी मार्च में पंचायत चुनाव हैं, और उसके बाद एमएलसी इलेक्शन होंगे, और पंचायत चुनाव का पूरा कल्मिनेशन शायद ये अक्टूबर तक होगा, जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। फिर एमएलसी का इलेक्शन होगा, और शायद उसी समय रणभेरी बज जाएगी 2022 के चुनाव की। और इसी दौरान मार्च से लेकर मई के बीच में बंगाल में भी चुनाव हो जाने हैं। यानी पूरी तरह से राजनीतिक वातावरण भारत में छाया हुआ है। तो हमने कोशिश की कि देखें आखिर ये पॉलिटिकल ट्रेंड जा किधर रहा है। अगर अपोजिशन की बात करें तो पूरी अपोजिशन में राजस्थान और इन जगहों पे तो छोड़ दीजिए, जहाँ पर 2 दल हैं, वहाँ पर हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है दूसरी पार्टी से खतरे में रहती है। उसको छोड़ने की अगर पूरी देश की राजनीति की ट्रेंड करें तो इस समय बीजेपी का तो जलवा देखिए कायम है। लेकिन जो अपोजिशन का, एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत अपोजिशन का, जो कि सत्ता में आने के लिए आतुर रहे और आए भी मौका पाने पे, सरकारें बदले भी, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है, वो अगर आप देखें तो अपोजिशन में लड़ता हुआ अगर कोई नज़र आ रहा है, संघर्ष करता हुआ, सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार से अगर कोई लड़ रहा है, तो वो ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस की नेता और सत्तारूढ़ नेता बंगाल की। वो कहीं ना कहीं कुछ अपोजिशन जिंदा है ऐसा दिखाती हैं। पर कमोबेश अगर आप पूरे और देश भर के और राज्यों की चर्चा करें तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, क्या वो पॉलिटिक्स के उस सिद्धांत को, जिसमें प्रैक्टिकल उसकी डिफिनीशन है कि द वर्क एंड आइडियाज़ दैट आर कनेक्टेड विद द गवर्निंग अ कंट्री,
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, यानी ऐसा कार्य और अभिमत जिसका संबंध रूलिंग से करने से होता है, चाहे वो देश की शासन चलाना हो, राज्य का हो, शहर का, गांव का हो। यही एक पॉलिटिकल फंक्शन है, यही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिकल पार्टी को यही करते रहना चाहिए। क्या ऐसा अपोजिशन कर रहे हैं? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या कहती है, इलेक्टोरल बिहेवियर क्या कहता है, इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की पूरी टीम एक के बाद एक राज्य में चुनाव की तैयारी में लग जाती है। एक राज्य का चुनाव खत्म होता है, दूसरे राज्य में उसकी टीम लग जाती है। उसके बड़े बड़े लीडर्स जिनके पास केंद्र की जिम्मेदारी है वो वहाँ पर लगा दिए जाते हैं। पर आप अपोजिशन को देखिए, बिहार का ही देखिए। तेजस्वी यादव सरकार बनाने के करीब थे, पर वो जगह कब, जब चुनाव घोषित हुआ। उसके पहले वो लगभग गायब थे। बाढ़ के समय थोड़ा बहुत कहीं नजर आए, पर वो गायब थे। यानी अपोजिशन अभी भी देश में इंतजार करता है कि कब चुनाव डिक्लेयर हो और वो फॉर्म में आए। आप उत्तर प्रदेश का देखिए, इस समय कहीं अपोजिशन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो कहीं से चैलेंज कर रहा है, सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे चर्चा नजर आती है। तो ये 2022 के लिए जहां पर बीजेपी को आसान भी बनाती है, अपोजिशन के लिए संघर्ष अगर वो उसी समय जगेंगे जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो संघर्ष करना मुश्किल होगा। ये एक इलेक्टोरल ट्रेंड है और ये इलेक्टोरल बिहेवियर और एक पॉलिटिकल बिहेवियर दोनों को आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो अभी बने हुए हैं उन्होंने बूथों तक का मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। यानी बीजेपी इस मोड में है कि बूथों तक पे इस समय मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। उनके बड़े बड़े नेता बूथों पे जाएं, नए वोटर को जोड़ें, उसमें संशोधन करें, यानी पूरी तरह से वो एक्टिव हो जाए। क्या विपक्ष में देश में जीत की ख्वाहिश खत्म हो गई है? कोई जीत की तैयारी दिख रही है? जो 2014 के पहले बीजेपी के लिए कहा जाता था वो आज उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लिए कहा जा रहा है। वही चीज़ दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी सत्ता में है, अपोजिशन में दूसरे दल हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। बीजेपी 2014 के पहले बड़ी थकी थकी दिखती थी, कोई लीडरशिप भी उनकी इस तरह से नहीं दिखती थी। लेकिन अब बीजेपी केवल राम मंदिर पे चुनाव नहीं लड़ती है। विपक्ष को इसकी समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो ध्रुवीकरण खुला करती है। आरएसएस की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बड़े बड़े नेता तैयार करते हैं। उनकी जो पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स, वो तो खुल के कहते हैं, वो करते हैं। लेकिन क्या अपोजिशन इन सब की काट करने के लिए भारत की इस नई राजनीति में तैयार है? हमें तो फिलहाल अभी लगता है कि अपोजिशन शुतुरमुर्ग की तरह जो है अपना सर रेत का जब तूफान आता है तो अंदर कर लेता है कि नहीं नहीं ये सब चले जाने दीजिए, जब समय आएगा तो एंटी इनकम्बेंसी होगी, हम लड़ेंगे और हम जीत जाएंगे। कुछ आरएसएस की तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या किसी और दल के पास है? ऐसा नहीं दिखता। अब आप हैदराबाद के नगर निगम चुनाव को लीजिए, बीजेपी वहाँ कमोबेश थी ही नहीं, पर बीजेपी ने अपनी पूरी नेशनल लीडरशिप को वहाँ पर झोंक दिया। योगी से लेकर के मोदी तक के जाने की योजना बनी। हालांकि बाद में मोदी नहीं गए, प्रधानमंत्री नहीं गए, पर बीजेपी के जितने स्टॉलवार्ट हैं वो वहां पर थे। तो आप बीजेपी के काम करने का तरीका देखिए। ओवैसी फैक्टर को अपोजिशन कहता है कि ओवैसी फैक्टर को देश में सेक्युलर पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी प्रयोग कर रही है। ओवैसी का फायदा, जो ध्रुवीकरण ओवैसी करते हैं उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो आखिर अपोजिशन ओवैसी को अपने साथ क्यों नहीं लेती? तेजस्वी ने ओवैसी को अपने साथ क्यों नहीं लिया? ममता ओवैसी को क्यों मना कर रही हैं? सपा और बसपा ओवैसी को उत्तर प्रदेश में घास क्यों नहीं डाल रही है? आखिर अपोजिशन ही ऐसी स्ट्रेटजी क्यों बनाने दे रहा है कि बीजेपी कामयाब होती दिख रही है? क्या अपोजिशन किसी तरह के बीजेपी को वॉकओवर देने के मूड में है? क्योंकि ये जो नए सियासी सरोकार देश में बन रहे हैं, ये 2022 में उत्तर प्रदेश के लिए, 2024 में देश में आम चुनाव के लिए, विपक्ष के लिए फिलहाल आज की तारीख में शुभ संदेश नहीं है। और अगर यही हाल रहा, अगर ममता जिस तरह से कमज़ोर होती जा रही हैं, बंगाल में अगर वो डिफीट हो जाती हैं, 22 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिपीट होती है, 24 में फिर से बीजेपी या मोदी रिपीट होते हैं, तो अपोजिशन मेरे ख्याल से कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इंडियन पॉलिटिक्स किधर ट्रेंड करेगी। बहुत कुछ बदल जाएगा, शायद सब कुछ बदल जाएगा, शायद देश में जो लिखित संविधान है वो भी बदल जाएगा। ये हमारा एनालिसिस है जो भारत के पॉलिटिकल बिहेवियर को और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देख के जो हमें एक राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते समझ में आता है। विपक्ष सिर्फ मोदी को कोस कर या मोदी की नीतियों में सिर्फ खामियों की बात सोशल मीडिया पे करके विपक्ष एक स्वस्थ डेमोक्रेसी को भारत में नहीं बना सकती।
तो ये एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड था जो मुझे दिख रहा था कि विपक्ष को एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए फिर से मजबूत होना चाहिए, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। आज के ताज़ा हालात देश के यही कहते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कोई मिरेकल चेंज हो, तो फिर से उस चीज़ को हम एनालिसिस के रूप में आपके सामने लाएंगे। नमस्कार।